Have a nice day. Myself Anjali Dikshit, Assistant Professor, Faculty of Juridical Science, Rama University. Today we will discuss about the term law. What do you understand by the law? Actually, law means the word or the law which is denote from the term lego. Lego is a Latin term or English term which arrived from the Latin term which means legum. In India, Hindu denote law as a dharma, and in Islamic, law denote as hukum. It also in Arabic term denote as a kanun, and Roman denote law as a judge, and French term denote as a droit. So I think you understand what is the meaning of law under the various countries and various religions. Now come to the point, what do you understand by the law? Now मैं हिंदी में आपको बताती हूँ. लॉ इज अ टर्म LAW. लॉ एक ऐसा शब्द या एक ऐसी विधि जो आपके लैंड पर भी है, एयर पर भी है और वाटर में भी है. आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग टर्म. एक ऐसा लॉ, एक ऐसा रूल जो आपके लैंड पर भी अप्लाई हो रहा है, एयर में भी अप्लाई हो रहा है और आपके वाटर में भी अप्लाई हो रहा है. तो ऐसे जो रूल्स हैं जो सेट किए गए हैं बाय रूल मेकिंग अथॉरिटी इज ऑल्सो नोन एज लॉ. नाउ कम टू द पॉइंट. अब आप लॉ के बारे में तो समझ ही गए होंगे कि ये जो लॉ टर्म है ना, जो ऐसा एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको रूल मेकिंग अथॉरिटी ने बनाया है और जो आपके लैंड, एयर एंड वाटर सब जगह पर मौजूद हैं. इट्स डिपेंड अपॉन द सोसाइटी एंड इट्स डिपेंड अपॉन द रूल मेकिंग अथॉरिटी कि वो क्या लॉ बनाते हैं, किसके लिए लॉ बनाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो सोसाइटी में इम्प्लीमेंट होता है. अब अगर हम इसके मीनिंग को और ब्रॉडर सेंस में लेकर के जाएं तो यहाँ पर अगर हम एक जनरल टॉक करते हैं कि लॉ क्या है, तो एक सोसाइटी के व्यू में एक आम इंसान जो है वो ये जानता है कि लॉ क्या है. लॉ इज़ ए काइंड ऑफ ए रूल एंड रेगुलेशन. अब ये रूल एंड रेगुलेशन क्या है, रूल एंड रेगुलेशन बनाता कौन है? तो यहाँ मैं आपको एक क्लियर कर दे रही हूँ कि यहाँ रूल एंड रेगुलेशन बनाने के लिए पूरी, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम या पूरा का पूरा एक लॉ मेकिंग सिस्टम जो है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है: एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी. तो यहाँ जो ये एल टर्म है, यानी यहाँ पर जो ये लेजिस्लेशन है, इट इज़ ए रूल मेकिंग अथॉरिटी. और यहाँ पर यही लेजिस्लेशन जो रूल सेट करता है, किसके लिए सेट करता है? ऑब्वियसली यहाँ पर जो भी सिटीजन्स हैं उनके लिए सेट करता है. तो एक आम आदमी की नॉलेज में यही है कि यहाँ पर लॉ का मीनिंग यही है कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर फ्रेम्ड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी फॉर देयर सिटीजन इज कॉल्ड लॉ. अब अगर हम दूसरे सेंस में लेकर के जाएं, अगर हम सोसाइटी के प्रोस्पेक्ट में लेकर के जाएं तो यहाँ पर लॉ का दूसरा मीनिंग है जस्टिस एंड मॉरलिटी. ऑब्वियसली जब किसी के साथ में कोई भी ऑफेंस हो रहा है या किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वो ये कहता है कि लॉ एंड जस्टिस जो है वो मेंटेन है. हम जो भी रूल मेकिंग अथॉरिटी है या जो उसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं उनके पास जाएंगे, और अगर हम कहीं नहीं जा सकते हैं तो जुडिशरी तो हमारे हेल्प करेगी ही करेगी. तो यहाँ पर जस्टिस का मीन यही है, मॉरलिटी. अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या मॉरलिटी को लॉ के साथ में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तो हमारे यहाँ पर इंडिया में बहुत, चूँकि हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पर लॉ जो है हमारे यहाँ पे धर्म कहा जाता है, और आप लोगों को मालूम भी होगा कि यहाँ पर युधिष्ठिर जो हैं उनको धर्मप्रिय राजा भी कहा जाता था, या महाराजा विक्रमादित्य का नाम भी आपने सुना ही होगा. तो यहाँ धर्म का मतलब यही है कि लॉ जो मॉरलिटी से बेस्ड हो और जो जस्टिस दे. जस्टिस किसको देगा? जिसको भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है उसके लिए. देन रीज़न, ऑर्डर एंड राइटनेस, यानी जो सही हो. एक्चुअल में लॉ का जो मेन मोटिव है कि न्याय जो है वो
होना ही नहीं, होते हुए दिखना भी चाहिए। अब मॉरलिटी को अगर हम यहाँ ले लें तो मॉरलिटी को हमारे लॉ में पहले से ही इंक्लूड किया गया। अगर आप आईपीसी को लें तो आईपीसी में सेक्शन 354 जो सेक्शंस है वो क्या कहता है कि कोई आउटरेगिंग ऑफ मॉडेस्टी, यानी आप रोड पे चल रहे हैं या कहीं भी चल रहे हैं, आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक मॉरलिटी है कि आप हर फीमेल की रिस्पेक्ट करेंगे, और अगर आप कहीं पर भी उसको ब्रीच करते हैं तो वो सेक्शन 354 में आउटरेगिंग ऑफ मॉडेस्टी में आ जाएगा। तो होप सो आप ये मॉरलिटी के टर्म को यहाँ पर समझ चुके होंगे कि ये जो मॉरलिटी है वो हमारे कहीं ना कहीं पर जो भी ये लेजिस्लेशन यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन को सेटअप कर रही है ये उसमें इंक्लूडेड है। देन अगर हम जज के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, क्योंकि जो जस्टिस देना है या लॉ को इम्प्लीमेंट करना है वो जुडिशरी का ही काम है, तो अगर हम जज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर लॉ का जो मीनिंग है वो क्या है, रूल ऑफ कोर्ट्स, यानी जो कोर्ट है जिसको आप आगे जब आईपीसी पढ़ेंगे तो आईपीसी में सेक्शन 20 में आपके कोर्ट को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ कोर्ट वो एक ऐसा जगह है जहाँ पर जजेस जो हैं, जजेस जिनको यहाँ डिफाइन किया गया है सेक्शन 19 आईपीसी में, ये मिलकर के जहाँ पर जुडिशियल एक्टिविटीज़ करते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को फॉलो करते हैं। यानी अगर इनके पास में कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेकर के आता है तो उस प्रॉब्लम को ये शॉर्ट आउट करते हैं, दोनों पार्टीज़ को सुनते हैं, एविडेंस को कलेक्ट करते हैं और अपना जजमेंट यहाँ पर देते हैं। तो फाइनल यहाँ पर यही होता है कि एज ए जज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ जो लॉ का मीनिंग है, यानी यहाँ पर जो वो डिक्री, जजमेंट, ऑर्डर या इंजंक्शन जो भी विक्टिम होते हैं उनको जो प्रोवाइड करते हैं उसी को हम यहाँ पर लॉ कहेंगे। नाउ कम टू द एंड ब्रॉडर सेंस। अब अगर हम ब्रॉडर सेंस की बात करें तो लॉ का जो मीनिंग है वो और भी ज़्यादा ब्रॉड हो जा रहा है। ब्रॉडर सेंस में यहाँ पर लॉ जो है हम किसी एक्ट को कहते हैं। एक्ट मीन्स वो जो आपकी पार्लियामेंट ने आपकी पूरी इंडिया के लिए किसी न किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे उन्होंने किया। जैसे आपको सबको मालूम है कि हमारे फंडामेंटल राइट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, आर्टिकल 21A में जो हमारा राइट टू एजुकेशन है। तो राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सोसाइटी को देने के लिए क्या किया गया कि आपकी पार्लियामेंट या लेजिस्लेशन ने क्या किया, राइट टू एजुकेशन एक्ट बना दिया और उसके थ्रू क्या हुआ, वो हमारा राइट जो है वो देने लगे। तो यानी यहाँ पर लॉ का मीनिंग है कोई एक्ट, एनी अदर इंस्टीट्यूट, रूल्स, रेगुलेशन set up or passed by the legislation. In other sense, law also include any order, any ordinance, any order and ordinance by the president or by the governor also comes under the term law. Now, justice, morality, reason, rightness, it's also the part of the law. Now, rule of the court, decree, judgment, it's also the part of the term law. Now question is arise, what are the various kinds of the law? Now what are the kinds of laws? In India or in various states also, there are two kinds of laws. One is substantive law and another one is a procedure laws. Now come to the what is the substantive law. सब्सटेंटिव लॉ जो लॉ हैं इनको हम हिंदी में मौलिक विधि कहते हैं और इनको सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ इनमें हम इसमें डिवाइड करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तो सब्सटेंटिव लॉ का रियल में मीनिंग क्या है। सब्सटेंटिव लॉज वो लॉज होते हैं जिनमें अगर हम यहाँ पे सिविल लॉ की बात करें तो सिविल लॉ में आपको मालूम होगा कि आपने राइट सुने होंगे, राइट, ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशंस। तो ऐसे लॉ, सिविल लॉ की बात कर रही हूँ, सिविल सब्सटेंटिव लॉ की, ऐसे लॉज जिनमें कोई भी या किसी भी पर्सन का कोई राइट या तो क्रिएट हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है या एक्सटेंड हो रहा है या उसको सस्पेंड किया जा रहा है, तो जिस एक्ट में ऐसा किया जा रहा होगा तो वो होगा हमारा सिविल सब्सटेंटिव लॉ। या हम किसी भी पर्सन के ऊपर कोई ड्यूटी इम्पोज कर रहे हैं या उसे एक्सटेंड कर रहे हैं या फिर हम उसको सस्पेंड कर रहे हैं, तो ऐसा जो लॉ होगा उसको हम कहेंगे सिविल सब्सटेंटिव लॉ।
अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि तो इसमें कैसे होगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं आपके आप सभी ने मैरिज एक्ट सुने होंगे, तो यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर पर्सनल लॉज हैं, और पर्सनल लॉ में क्या है, हमारे यहाँ पर एक हिंदूज़ के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है। तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक आपने सेक्शन जब आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 24, 25 एंड 26 ये यहाँ पर राइट को क्रिएट कर रहा है। कैसे राइट को क्रिएट कर रहा है कि अगर दो पार्टीज़ के बीच में यहाँ पर डिवोर्स हो रहा है, तो डिवोर्स में वो यहाँ पर एक दूसरे से, हस्बैंड अपनी वाइफ से अगर वो मांग सकता है एलिमनी या मेंटेनेंस, या वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से यहाँ पर मेंटेनेंस या एलिमनी मांग सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना कि एक राइट जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर ड्यूटी भी क्रिएट हो रही है। ड्यूटी क्या क्रिएट हो रही है कि वो जो क्लेम कर रहा है कोर्ट के सामने जा कर के, तो दूसरे का एक ड्यूटी क्रिएट हो रही है कि वो वहाँ पर उसको वो अगर कोर्ट डायरेक्शन देती है तो वो वहाँ पर मेंटेनेंस दें। तो ये हो गया हमारा सिविल सब्सटेंटिव लॉ, जिसमें कोई भी राइट या ड्यूटी क्रिएट हो रही है। ऐसे ही हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, या आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। यानी जब हम यहाँ पर किसी कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर करते हैं तो दो पार्टीज़ के बीच में ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन होता है, तभी वो जो है एक राइट और एक ड्यूटी और एक ऑब्लिगेशन जो है वो क्रिएट होता है। तो इसी को हम बोलते हैं सिविल सब्सटेंटिव लॉ, यानी ऐसा लॉ जिसमें कोई राइट या ड्यूटी या ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, सस्पेंड हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। नाउ कम टू द क्रिमिनल लॉ। अब क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉज वो लॉज होते हैं कि हमारा कोई भी एक्ट यानी कोई भी फिजिकल एक्ट जो हमने कोई काम किया है, और ओमिशन यानी कार्यलोप। जैसे आपको मालूम होगा कि अगर हम बिना पूछे किसी से भी कोई भी चीज़ ले लेते हैं तो वो आईपीसी में अंडर सेक्शन 378 क्या हो जाएगा, थेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, कोई ना कोई एक्ट किया, बिना पूछे उससे कोई भी चीज़ ले ली। तो यहाँ सब्सटेंटिव क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉज वो लॉज होते हैं जिनमें हमारा कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन जो है वो एज ऑफेंस जो है वो डिफाइन किया गया है, और देन इसके बाद में अगर हमने वो एक्ट या ओमिशन कर दिया तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है। मान लीजिए जैसे हमने किसी को चाकू मार दिया और उसकी डेथ हो गई, तो वो मर्डर भी हो सकता है एज पर सेक्शन 300, या कल्पेबल होमिसाइड भी हो सकता है एज पर सेक्शन 299, और उसके लिए पनिशमेंट भी है। पनिशमेंट कहाँ है, सेक्शन 302 में, कि अगर किसी ने भी किसी का मर्डर कर दिया और वो मर गया तो वो मर्डर माना जाएगा, और उसके लिए डेथ सेंटेंस से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट या जैसा भी पनिशमेंट वहाँ पर डिफाइन है, जैसा उसका एक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग उसको वो पनिशमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉज वो लॉज होते हैं जिनमें हमारा कोई एक्ट या ओमिशन एज ए ऑफेंस डिफाइन किया गया है, और जिसमें उस एक्ट या ओमिशन के करने के बाद में क्या पनिशमेंट मिलेगा वो डिफाइन होता है। तो वो आ जाएगा हमारा क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉज। अब ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब आप सिविल सब्सटेंटिव लॉ एंड क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉज को तो आप जान ही चुके हैं। यानी ऐसा लॉ जिसमें किसी राइट या ड्यूटी या ऑब्लिगेशन को क्रिएट कर रहे हैं वो हो जाएगा हमारा सिविल सब्सटेंटिव लॉ। एंड क्रिमिनल में कोई एक्ट या ओमिशन जो हमारे किसी ऑफेंस को क्रिएट कर रहा है और उसके लिए पनिशमेंट है। नाउ कम टू द प्रोसीजर लॉज। अब ये सारी चीज़ें तो मालूम चल गई कि आईपीसी में अगर हमने किसी को चाकू मार दिया और उसकी डेथ हो गई तो वो मर्डर कहा जाएगा, और उसके लिए डेथ सेंटेंस भी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। बट ये दोगे कैसे आप, इसके लिए आपका प्रोसीजर लॉज बने हुए हैं। ये प्रोसीजर लॉज भी आपके सेम ऐसे ही हैं, यानी सिविल प्रोसीजर लॉज एंड क्रिमिनल प्रोसीजर लॉज। तो यहाँ पर जब हम सिविल प्रोसीजर लॉ की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का है। क्रिमिनल लॉ की बात करेंगे तो यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का है। अब ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का, ये आपका दोनों पर ही अप्लाई होता है, चाहे वो आपका सिविल प्रोसीजर लॉ हो चाहे वो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ हो।
अब यहाँ पर प्रोसीजर लॉ का काम क्या होता है, जैसे अभी हम सिविल की बात करें, हमारा राइट है एज पर, मान लीजिए हमारा राइट क्रिएट हुआ कहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट में। इस कॉन्ट्रैक्ट को करने पे हमारा एक राइट क्रिएट हुआ। अब इसके लिए हम ये जाएंगे कहाँ पर, अगर किसी ने उसको ब्रीच कर दिया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो इसके लिए हम जाएंगे कहाँ, तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, सिविल कोर्ट में। तो ये सिविल कोड कहाँ डिफाइन है, ये सिविल कोड जो डिफाइन है आपके सीपीसी में, यानी सिविल प्रोसीजर कोड में डिफाइन है कि अब यहाँ पर जो ये सिविल प्रोसीजर कोड है, इसमें जो कोड डिफाइन की गई हैं वो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के अकॉर्डिंग और मॉनेटरी ज्यूरिडिक्शन के अकॉर्डिंग, यानी अब अगर हमें कितना अमाउंट का नुकसान हुआ है तो हम उसी सिविल कोर्ट के पास में जाएंगे। किस मोड में जाएंगे, तो यहाँ पर हम प्लेंट को लेकर के जाएंगे और जिसमें हम अपना सारा का सारा क्या कब हमने किया, कॉन्ट्रैक्ट कब किया, किस डेट में किया, इशू कब अराइज हुआ और उसके बाद में हम रेमेडीज़ क्या चाहते हैं, वो सारी की सारी इस प्लेंट में होंगी। तो यहाँ पर जो ये प्रोसीजर लॉज हैं, यानी सिविल प्रोसीजर लॉ है, वो यही बताता है कि हम हमारे किसी भी राइट का ब्रीच होने पर, इन्फ्रिंगमेंट होने पर हम किस कोर्ट के पास में जाएंगे, किस मोड में जाएंगे और उसके बाद में हमको रेमेडी जो मिलेगी वो किस मोड में मिलेगी। तो ये हो गया हमारा सिविल प्रोसीजर लॉ। नाउ कम टू द क्रिमिनल लॉज, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉज। अब हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जैसे हम अगर पिनल कोड की बात करें, इंडियन पिनल कोड, तो इंडियन पिनल कोड मान लीजिए यहाँ पर किसी पर्सन ने मर्डर किया एज पर सेक्शन 300, ये डेफिनेशन दे रहा है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी का मर्डर कर दिया। तो अब यहाँ पर हम इसको मिस्टर ए को जो है, ये कौन हो गया, ये ऑफेंडर हो गया और ये मिस्टर बी विक्टिम है, या इनका जो भी रिलेटिव होगा वो विक्टिम यहाँ पर हो जाएगा। तो अब इस ऑफेंडर को ये जो विक्टिम के फैमिली मेंबर हैं ये पनिशमेंट कैसे दिलाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ मालूम है कि पनिशमेंट भी इसी में डिफाइन है आपके आईपीसी में। तो ये पनिशमेंट मिलेगा कैसे, दिलाया कैसे जाएगा, ये सारी की सारी जो प्रोसीजर है वो आपकी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का डिफाइन करता है। और यहाँ दोनों में ही एविडेंस जो है लेने होंगे कि किसने देखा कि मिस्टर ए ने ही मिस्टर बी का मर्डर किया, तो विटनेसेस हो गए। वेपन कौन सा यूज़ किया, तो डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। तो ये एविडेंस लॉ जो है वो दोनों पर ही अप्लाई करता है, चाहे वो आपका सिविल प्रोसीजर लॉ हो या आपका क्रिमिनल प्रोसीजर लॉज हो। तो अब यहाँ कैसे होगा, इसके लिए अब क्या होगा, आपको मालूम होगा आप कहीं कहाँ जाएंगे, सबसे पहले ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, एफआईआर रजिस्टर करेंगे। कहाँ करेंगे, पुलिस स्टेशन में करेंगे। तो ये सारी की सारी जो प्रोसीजर है ये सारा का सारा आपका इस सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डिफाइन किया गया है। जिससे क्या होगा, अब जब एफआईआर हो जाएगी, एफआईआर होने के बाद में अरेस्ट होगा। अरेस्ट करने कौन जाएगा, किसको अथॉरिटी है, वो भी इसमें बताया गया। अरेस्ट होने के बाद में क्या और फॉर्मेलिटीज़ हैं, किस कोर्ट के पास में जाएगा, ये कोर्ट्स भी आपकी इसमें बताई गई हैं। और देन इसके बाद में आपका ट्रायल कैसे चलेगा और ट्रायल के बाद में एविडेंसेस कैसे लिए जाएंगे, विटनेस को कैसे बुलाया जाएगा और देन इसके बाद में सेंटेंस यानी सज़ा कैसे दी जाएगी। तो ये सारी की सारी जो प्रोसीजर है ये हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताता है। आई थिंक आपको ये लॉ क्या है, लॉ की डेफिनेशन क्या है, लॉ के मीनिंग क्या है और लॉ के काइंड्स क्या हैं प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू।